सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था? दैट टोटल चेंज इन एंट्रोपी of a system plus surroundings will always increase for a spontaneous process to happen. Okay, means entropy of the inverse, if the change in entropy of the inverse is more than 1, then that process will be spontaneous. Okay, if because of a process द चेंज इन एंट्रोपी, उस प्रोसेस की वजह से अगर एंट्रोपी का चेंज जो है पूरे यूनिवर्स में 1 से अगर ज्यादा हो गया तो दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी कोई मेजरेबल क्वांटिटी है? नहीं है, कर सकते हैं नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला से हम इसको देते हैं डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस of the system plus delta s of the surrounding is equal to, means आपके सिस्टम में जो डेल्टा एस में डेल्टा एस क्या हुआ, यानी एंथैल्पी में क्या परिवर्तन हुआ, प्लस सराउंडिंग के एंथैल्पी में क्या परिवर्तन हुआ, उन दोनों परिवर्तन का योग जो है आपका यूनिवर्स में एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आया वो है। तो अब देखिए कि कहता है डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग। अब सिस्टम के अंदर भी अगर जैसे इफ लिविंग सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर भी देयर आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनसाइड द सिस्टम आल्सो। सो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स देन इक्वल टू डेल्टा एस, अगर केम सिस्टम है लिविंग सिस्टम है तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, तो लिविंग सिस्टम का डेल्टा एस क्या होगा, तो डेल्टा एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, सो डेल्टा एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ द रिएक्टेंट प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ योर यूनिवर्स। तो डेल्टा एस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर डेल्टा एस 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये समझ में आया आपको? हेलो, किसी को डाउट है तो पूछो। यस यस सर। सो सर डेल्टा एच चेंज इन एंट्रोपी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि आप पूछोगे। डेल्टा एच चेंज इन एंट्रोपी। हाँ, डेल्टा एस इज चेंज इन, और डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एस जो है एंट्रोपी। एंथैल्पी इज योर टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अगर किसी सिस्टम का एंथैल्पी का अगर बात करोगे तो मतलब क्या है, उस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितना है, मींस द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्ड प्लस न्यूक्लियर एनर्जी है उसके अंदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलियंस टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा होता है। ओके, सो कौन आया क्लास में? इंद्रजीत। तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आगे हम बताएंगे आपको। एच जो है इंटरनल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू कैलकुलेट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग चेंज की बात करते हैं हमेशा। चेंज मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में क्या अंतर आया। तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल फाइनल नहीं होता है।
इसीलिए रिएक्टेंट्स जो है इनिशियल है, प्रोडक्ट फाइनल है। तो चेंज इन एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी और एंट्रोपी, तो वो सब होगा आपका प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट। पहले प्रोडक्ट का कैलकुलेट करेंगे देन रिएक्टेंट। अब देखिए क्या कहता है, एंट्रोपी इज डिफाइंड as the measure of disorder or randomness of a system. Disorder or randomness of the system. Every system wants to achieve a state of maximum disorder or randomness. ये यूनिवर्सल लॉ है। सारा सिस्टम जो है मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएगा। ए कॉमनली ऑब्जर्व डेली लाइफ फेनोमेनन समथिंग, ये रूम अनटाइडी है, ये सब समझ लो। आप मेनली यहाँ पर आइए, देखिए मैथमेटिकली द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड एज डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ द सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा, अगर लेस देन जीरो है अगर ये, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगर मोर देन जीरो है देन द रिएक्शन विल be spontaneous. Okay, so where delta S of the universe is equal to net change in entropy of the universe, delta still net change in entropy of the system, delta S surrounding net change in the entropy of the surrounding. So take home your message is entropy of the universe is constantly increasing, क्योंकि यूनिवर्स भी जो है स्पॉन्टेनियसली और कॉन्स्टेंटली इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स भी जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंड कर रहा है, अपने आप हो रहा है। सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, टोटल एंट्रोपी। अब उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारा सिस्टम है, किसी सिस्टम में एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा होगा, किसी सिस्टम में इंक्रीज कर रहा है, बट ओवरऑल टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। So your message is entropy of the universe is constantly increasing. That means entropy is mathematically calculated as Q by T. इसको याद कर लो आप। S is equal to Q by T। कहाँ से आया ये आप डिराइव करना फिजिक्स केमिस्ट्री में देखना। S is equal to Q by T। Q है आपका हीट, एनर्जी। Q है आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड T जो है आपका टेम्परेचर एट विच दैट सिस्टम इज वर्किंग। सो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम और सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे। एंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर केल्विन। एंट्रोपी का जो यूनिट है जूल्स पर केल्विन। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे, कैलकुलेशन अगर आएगा, खैर आप लोग के सेमेस्टर 2 का क्लास है ना, इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएगा आपके सिलेबस। मेरे दिमाग में था वो प्रिपरेशन वाला, फिर भी आप समझ लीजिए। तो जब भी आएगा कैलकुलेशन के लिए तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, कहीं किलो जूल रहेगा, जूल रहेगा, तो आप किलो जूल को या तो जूल को सबको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो या किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, एक यूनिट रखना। सो व्हाई इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सो इम्पोर्टेंट? एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it talks about entropy, processes thermodynamics, and as we have discussed, entropy dictates whether or not a process or reaction is going to be spontaneous. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन स्वतः होगा या नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन के पीछे या किसी सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट ड्राइविंग फोर्स कितने तरह का, 2 तरह का ड्राइविंग फोर्स है। क्या है वो ड्राइविंग फोर्स? द चेंज इन एंथैल्पी। अगर
प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी इज लेसर देन द रिएक्टेंट्स का इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. देन क्या हुआ आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी माइनस. देन प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है तो चेंज क्या हुआ, माइनस हुआ. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो चेंज माइनस हो गया. तो एक तो फोर्स ये है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी कम होना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस जा रहा है विदाउट इनपुट ऑफ एनी एनर्जी. तो आपका माइनस हुआ वो. प्लस द चेंज इन एंट्रोपी ऑल्सो. इंटरनल एनर्जी, दो फोर्स है. इंटरनल एनर्जी चेंज अगर नीचे है तो एक तो वहां से उसको फोर्स मिला रिएक्शन होने का. फिर चेंज इन एंट्रोपी ऑल्सो. अगर चेंज इन एंट्रोपी जो है ज्यादा है, डेल्टा एस अगर बढ़ रहा है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की बजाय, रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो यह भी एक आगे ले जाएगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, both of these components decide the reactions spontaneity. तो हम अब फॉर्मूला में उस दोनों को पुट करेंगे, तब बनेगा एक फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला. आगे हम देखेंगे. अभी तो हम पढ़ रहे हैं डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू, अभी इनिशियल स्टेज में डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. सिंपल. तो इसी फॉर्मूला के आधार पर डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग. हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं. सपोज आपने चाय का कप रखा टेबल पर और गरम था कप, चाय थी उसमें गरम और वो ठंडा होना शुरू हुआ. तो ये ठंडे होने की प्रक्रिया जो है स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है. तो एक सीन तो ये है कि चाय का कप ठंडा होगा. यह भी हो सकता है चाय का कप गर्म हो जाए और गर्म से और ज्यादा गर्म हो जाए. दोनों कंडीशन में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा डेल्टा एस. अब देखिए सिनेरियो 1 में क्या है. सपोज 10 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द हॉट कॉफी और उस समय हॉट कॉफी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था. गर्म कॉफी का 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 जूल हीट जो है एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉफी सपोज, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री है. सराउंडिंग कम है, कॉफी ज्यादा है और फिर भी सराउंडिंग से ये हीट और एब्जॉर्ब ही कर लिया. तो क्या यह संभव है? अपने आप देखते हैं. फॉर्मूला में आप पुट कीजिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, ये आपका दिया हुआ है. डेल्टा क्यू ऑफ द सिस्टम, क्यू क्या है? हीट है. एस बराबर क्यू बाई टी होता था, हम बताया है. और क्यू अगर सिस्टम के अंदर जा रहा है हीट तो प्लस हो जाता है और सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो माइनस हो जाता है. इफ द सिस्टम इज, ये कन्वेंशन है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया तो प्लस. इसी तरह वर्क, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था? पीवी, प्रेशर बाय प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ठीक है. तो अब आप नहीं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम नहीं. हाँ, Q is equal to delta U plus delta W. डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है ना, क्यू प्लस डब्ल्यू. और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है आपका पीवी. डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू होता है पीवी एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आरटी इज द गैस कांस्टेंट. देखिए अब ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अब देखिए कि इसको हम पुट करते हैं, दोनों सीन को हम कैलकुलेट करते हैं. आपको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछो.
तो अब देखिए चाय का कप गर्म से और गर्म हो जाता है, तो क्या इस फॉर्मूला में हम पुट करें, डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो एस बराबर होता है क्यू बाई टी, क्यू दोनों का क्यू ऑफ द सिस्टम बाई टी ऑफ द सिस्टम प्लस क्यू ऑफ द सराउंडिंग प्लस टी ऑफ द सराउंडिंग। अब क्या हो गया, 10 जूल एब्जॉर्ब किया एनर्जी, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, सिस्टम आपका चाय का प्लस हुआ, प्लस तो 10 बाय और इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदलिए केल्विन में, कप का पहले से टेम्परेचर 45 डिग्री था, 273 में जोड़ दिए, प्लस अब सराउंडिंग में कितना हुआ, हीट माइनस हो गया, सराउंडिंग से हीट निकला ना 10 जूल, ये जो हीट एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया, तो सराउंडिंग में माइनस हो गया, -10 बाय सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था 25 प्लस 273। अब देखिए कैलकुलेट करके कितना आएगा, इतना आया, माइनस में है, मतलब जो भी छोटा अमाउंट है बट इट इज माइनस। ओके, तो माइनस है तो यह रिएक्शन जो है स्वतः नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी चाय का कप और भी ज्यादा पहले से गर्म है और ज्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो स्वतः नहीं होगा। तो कैसे होगा, इसको हम गर्म और करेंगे तब होगा ये और गर्म, यानी इसको हमको और एनर्जी देना पड़ेगा या इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा तभी गर्म होगा, अपने आप नहीं होगा। और सीन 2 में देखिए कि 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, ये ठंडा हुआ कॉफी, और तो उसमें क्या हो गया आपका, बदल गया आपका, -10 हो गया, लूज किया सिस्टम आपका, हीट माइनस में आ गया, -10 प्लस ये 10 बाय 25 प्लस 273, यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ प्लस जो था माइनस हो गया, तो नाउ द वैल्यू इज प्लस 0.0021 opposite of this, so plus this is more than 1, so in this case this is obeying the second law of thermodynamics, delta S is of the inverse is more than 0, so the above process will occur spontaneously। ये प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसी को डाउट है? ये सर डेल्टा एस यूनिवर्स एग्जांपल में क्या होगा सर, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स ये तो दिखा रहे हैं, डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग हो गया, फाइनली टेम्परेचर। फाइनली क्या हो गया, डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स जो आ रहा है माइनस में आ रहा था सीन 1 में, एंड सीन 2 में डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा, ये प्रोसेस खुद से नहीं होगा। क्या एग्जैक्ट क्या सवाल था राहुल तुम्हारा? तो वो पूछना चाह रहे थे वो डेल्टा एस यूनिवर्स वो क्या है सर, एग्जांपल में जैसे वो सर यूनिवर्स सिस्टम समझ में आ गया, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग समझ में आ गया, वो कब वाला दोनों का योग है ना डेल्टा एस यूनिवर्स। हाँ हाँ तो आप समझ में आ गया सर, बताएं। डेल्टा यही तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, कि यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली रैंडम प्रोसेसेस हो रहे हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे यूनिवर्स में जो है एंट्रोपी बढ़ता ही जा रहा है ऑलवेज। ओके, तो जब यूनिवर्स में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आप एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो, उस सिस्टम में कितना एंट्रोपी बढ़ रहा है प्लस रेस्ट ऑफ द सिस्टम कितना एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। आपके सिस्टम के अलावा जो रेस्ट है वो सब क्या है, यूनिवर्स माइनस सिस्टम है। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस इज ओबेइंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस ऑफ द इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, so this scene 2 will occur spontaneously. So in the case of a cup of coffee, this was pretty intuitive, आप खुद ब खुद मतलब आप
कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही कह दोगे कि ये गर्म है तो ये ठंडा ही होगा, और गर्म थोड़ी होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप कैसे करो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना केमिकल रिएक्शन में कि स्वतः होगा कि नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन, जस्ट बाय लुकिंग एट ए केमिकल रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट if it will take place spontaneously or not. So calculating the entropy change for that particular reaction becomes important. If delta S is more than 0, then the process is spontaneous. Delta S 0 के लेस है तो नॉट स्पॉन्टेनियस। और इक्विलिब्रियम पर, लास्ट पार्ट में हम बताएंगे इक्विलिब्रियम पर क्या होता है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? दोनों साइड सर इक्वल रहता है। नो नो नो, इक्वल नहीं कर सकते आप, है ना। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सर। हाँ, इक्विलिब्रियम हीट मतलब हो गया मेंटेन रहता रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इक्वल फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एक ऐसे कंसंट्रेशन पर एक रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट का कोई एक ऐसा कंसंट्रेशन होगा और रिएक्टेंट्स का भी कोई एक ऐसा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना है, अमाउंट कितना है। अगर रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, कंसंट्रेशन हो गया, तो कोशिश करेगा कि रिएक्शन आगे हो। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट है। ये हर रिएक्शन का एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है कि कितने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मौजूद रहेंगे और कितना कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बन गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इतना कम होता है, ओके, कि प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रोडक्ट्स भी अगर कम मात्रा में भी थोड़ा सा भी प्रोडक्ट बचा है और रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा जमा हो गया, रिएक्शन हो सॉरी थोड़ा सा भी रिएक्टेंट बचा है और प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा जमा भी हो गया है, ओके, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको फेवरेबल बना देगा रिएक्शन को। आगे हम देखेंगे इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक फिर नया एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद करोगे। अभी तो एक फॉर्मूला हम यही बताया था, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको याद कर लिए। एंट्रोपी का फॉर्मूला नंबर 1, एंट्रोपी का फॉर्मूला नंबर 2 आप याद कीजिएगा, गिव्स फ्री एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं था ना, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था, तो यहाँ पर आराम से हम बता दिए कि स्पॉन्टेनिटी सिर्फ एक फॉर्मूला को यूज करके ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर हम सहायता लेंगे गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला का, प्रिडिक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहता है, गिव्स फ्री एनर्जी is defined as the energy associated with a chemical reaction that can be used to do work. Means the free energy G of a system is the sum of its enthalpy minus the product of the temperature and the entropy of the system. इसको याद कर लोगे आप, free gives free energy is equal to G is equal to H minus TS। मतलब यह एनर्जी जो है आपका अवेलेबल है किसके लिए, ये एनर्जी अवेलेबल है फ्री टू डू वर्क। इसमें दोनों कंपोनेंट आ गया आपका,